वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी जबरदस्त रणनीति का विश्लेषण करेंगे जो ग्लोबल स्टेज पर भारत का बिल्कुल नया रास्ता तय कर रही है। हम बात कर रहे हैं भारत की उस बदलती ग्लोबल स्ट्रैटेजी की जो अदानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे विशाल कॉन्ग्लोमरेट्स के इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर काफी हद तक टिकी हुई है। Corporations do not merely participate in geopolitics, they are geopolitics। ये एक कमाल का थॉट है जिससे हमारे सोर्स मटेरियल ने इस टॉपिक को फ्रेम किया है। इसका मतलब समझ रहे हैं? आज की दुनिया में ग्लोबल डोमिनेंस सिर्फ मिलिट्री बेसिस से तय नहीं होती, बल्कि बैलेंस शीट्स, पोर्ट्स और टेक सप्लाई चेन्स इसकी असली पावर बन चुकी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या कोई देश अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए प्राइवेट कंग्लोमरेट्स पर निर्भर होकर एक सुपर पावर बन सकता है? यही वो डिफाइनिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब हम इस एक्सप्लेनर में ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत दुनिया भर में प्राइवेट कैपिटल का इस्तेमाल अपनी कूटनीति के एक नए हथियार के रूप में कर रहा है। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। हम शुरू करेंगे द कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी शिफ्ट से, फिर चलेंगे अडानी के हार्ड पावर प्ले और रिलायंस के सॉफ्ट पावर प्ले की तरफ, और आखिर में समझेंगे इन सबसे जुड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी शिफ्ट। 2014 के बाद से भारत ने ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर एक नेशनल चैंपियन स्ट्रैटेजी अपनाई है। मकसद बिल्कुल क्लियर है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना और अपना पावर प्रोजेक्ट करना। अब जरा इस कनेक्शन को देखिए। ये डेटा साफ दिखाता है कि कैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर की 100 से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप्स के ठीक बाद इन बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज ने उन्हीं देशों में एंट्री ली है। चाहे अमेरिका में टेक और डिफेंस की बात हो या यूएई और जापान में एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये लिंक बिल्कुल क्लियरली मैप होता है। असल में ये स्ट्रैटेजी दो अलग लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले ट्रैक्स पर चलती है। एक तरफ अदानी ग्रुप है जो ग्लोबल साउथ में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेट फाइनेंसिंग के जरिए अपनी हार्ड पावर दिखा रहा है, और दूसरी तरफ है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी अप्रोच सॉफ्ट पावर वाली है। रिलायंस G7 देशों में डिजिटल टेक और ग्रीन एनर्जी पर फोकस करता है, वो भी मैसिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए, यानी फिजिकल और डिजिटल दोनों तरफ से डोमिनेंस बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अदानी द हार्ड पावर प्ले। चलिए अदानी ग्रुप पर फोकस करते हैं जो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी का मेन व्हीकल बन गया है। इसे स्पेसिफिकली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक कमर्शियल काउंटरवेट के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम 2015 से 2023 की इस टाइमलाइन को देखें तो हाई लेवल डिप्लोमैटिक विजिट्स और अदानी ग्रुप द्वारा स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम फुटहोल्ड्स एक्वायर करने के बीच एक कमाल का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन दिखता है। 2015 और 2017 में प्राइम मिनिस्टर की श्रीलंका और इजराइल की विजिट्स होती हैं। फिर 2021 में अदानी को श्रीलंका के कोलंबो टर्मिनल में मेजॉरिटी स्टेक मिलता है और 2022 में इजराइल का हाइफा पोर्ट लगभग $1.2 बिलियन में मिल जाता है। हाइफा पोर्ट अब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और बात सिर्फ मेडिटेरेनियन तक सीमित नहीं है। ये कंग्लोमरेट वॉलेटाइल मार्केट्स में बहुत तेजी से फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहा है। चाहे वो बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट करने के लिए गोड्डा में प्लांट बनाना हो, तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट को मैनेज करने के लिए 30 साल का कंसेशन हो, या फिर श्रीलंका में करोड़ों डॉलर्स के विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ये सब ऐसी डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं जो भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के फेवर में आती हैं। अब आते हैं दूसरे ट्रैक पर, रिलायंस द सॉफ्ट पावर प्ले। देखते हैं कि कैसे ये एक बिल्कुल अलग ढंग से अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बना रहा है। $110 बिलियन, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये उस मैसिव इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है जो रिलायंस अगले 7 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकोसिस्टम्स में करने जा रहा है। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? भारत की डिजिटल सॉवरेनिटी, यानी डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भरता को सिक्योर करना। अदानी जहां पोर्ट्स बना रहे हैं, वहीं रिलायंस वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है। अमेरिका की रैडिसिस को खरीदना हो जियो के 5G कोर के लिए, या यूके के फेराडियन को एक्वायर करना हो नई कोबाल्ट फ्री सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर नॉर्वे की REC सोलर की बात हो, ये सभी एक्विजिशंस भारत के ग्रीन एनर्जी और टेक सेल्फ रिलायंस मिशंस को डायरेक्ट फ्यूल कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी का एक और बड़ा हिस्सा देखिए, रिलायंस ने मेटा और गूगल जैसे टेक जायंट से जियो प्लेटफॉर्म्स में लगभग $20 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग अट्रैक्ट की। इसने असर में क्या किया? इसने भारत की डिजिटल इकोनॉमी को पूरे ग्लोबल टेक ऑर्डर के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट कर दिया है।
गल्फ रीजन की तरफ बढ़ें तो यहाँ एक और बड़ा नंबर नजर आता है, $100 बिलियन। ये सऊदी अरेबिया और भारत के बीच एनर्जी, टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में हुए मैसिव अग्रीमेंट्स की कीमत है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अब रिश्ते सिर्फ ऑयल के बायर और सेलर वाले नहीं रह गए हैं। अब गेम सॉवरेन वेल्थ फंड्स के जरिए होने वाले स्ट्रैटेजिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का है। जब सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जैसी एंटिटी रिलायंस जियो और रिटेल में स्टेक खरीदती है, तो ये क्लियर हो जाता है कि भारत अपनी इकोनॉमी को सिर्फ तेल की निर्भरता से सफलतापूर्वक डी-रिस्क कर रहा है। लेकिन ठहरिए, यहाँ कुछ क्रिटिकल समझना जरूरी है। आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, द जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। जब किसी देश की डिप्लोमेसी इन प्राइवेट कॉर्पोरेट फॉर्च्यून्स के साथ इतनी ज्यादा जुड़ जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ बहुत बड़े जोखिम या वल्नरेबिलिटीज भी पैदा होती हैं। जब इन कॉर्पोरेट जाइंट्स का नाम लीगल या फाइनेंशियल कंट्रोवर्सीज में आता है, जैसा कि हमने हाल ही में देखा, तो सीधा असर देश के डिप्लोमैटिक टाइज पर पड़ता है। नवंबर 2024 की यूएस इंडाइटमेंट रिपोर्ट के आते ही क्या हुआ? केनिया के प्रेसिडेंट ने तुरंत लगभग $2.5 बिलियन के मैसिव एयरपोर्ट और पावर डील्स कैंसिल कर दिए। उधर श्रीलंका में एक्टिविस्ट्स ने अदानी विंड प्रोजेक्ट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया। तो ये सिर्फ एक कंपनी का नुकसान नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर देश की रेपुटेशन का सवाल बन जाता है। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे नाजुक लूप की तरह काम करता है जिसे हम द सॉवरेन रिस्क लूप कह सकते हैं। होता यह है कि इंडियन स्टेट इन कंपनीज को डिप्लोमेटिक कवर और लोन गारंटीज देती है। फिर ये कंग्लोमरेट्स इस बैकिंग का यूज करके बाहर देशों में हाई रिस्क एक्विजिशंस करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से इन नेशनल चैंपियंस को विदेश में संकट झेलना पड़े, तो उसका पूरा झटका सीधे सरकार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फॉरेन पॉलिसी की इमेज दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एक और पहलू है मीडिया कंसोलिडेशन। रिलायंस और डिज्नी का $8.5 बिलियन का नया जॉइंट वेंचर एक ऐसा विशाल प्लेटफॉर्म बनाता है जिसके 750 मिलियन व्यूअर्स हैं। ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि भारत की पॉलिसीज और इन कॉरपोरेशंस के एक्सपेंशन के नैरेटिव्स को एक्चुअल में कंट्रोल कौन कर रहा है, देश के अंदर भी और बाहर बेसे इंडियंस के बीच भी। तो जैसा कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नेशनल चैंपियंस की स्ट्रैटेजी सच में एक मास्टर स्ट्रोक है जो जियोपॉलिटिक्स में हमें सबसे आगे रखेगी, या फिर ये बस प्राइवेट फायदों का एक नाजुक संयोग है जो अगले किसी बड़े कॉर्पोरेट क्राइसिस के आते ही बिखर जाएगा। इन कॉन्ग्लोमरेट्स के काम करने के ढंग को समझना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो ग्लोबल पावर शिफ्ट को क्लोजली देखता है। ये एक्सप्लेनर हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ता है कि आने वाले वक्त में प्राइवेट कैपिटल और स्टेट पावर का ये बैलेंस आखिर कैसे टिकेगा।